स्टूडेंट्स, आज हम अब हम अपने सेकेंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे हमारे इस चैप्टर के अगले टॉपिकों के बारे में। हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करा था अम्ल और क्षार के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के बारे में। अब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हमारे अम्ल और क्षार की अनेकों वैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषा और उनकी अवधारणाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को लिख लेते हैं कि क्या है ये टॉपिक हमारा, अम्ल व क्षार की अवधारणा। तो सबसे पहले जो अवधारणा दी गई थी वो दी गई थी हमारे आरेनियस द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी? आरेनियस साइंटिस्ट द्वारा। तो हम सबसे पहले हमारे आरेनियस साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। जिसे हम कहते हैं आरेनियस संकल्पना। आरेनियस जो साइंटिस्ट थे या आरेनियस जो अंकल थे, जो इन्होंने दी थी हमारे अम्ल और क्षार की परिभाषा, वो क्या दी थी? उन्होंने बोला था कि सबसे पहले अम्ल जो होते हैं वो पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में अपघटित होकर यानी टूट कर H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? H+ आयन। तो अम्ल की परिभाषा क्या हो गई? आरेनियस के अकॉर्डिंग वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। और इनके अकॉर्डिंग क्षार की परिभाषा क्या है? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। क्या देते हैं? OH- आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो अम्ल की परिभाषा सबसे पहले क्या हो गई इनके अकॉर्डिंग? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। H+ आयन के बारे में मैं आपको अम्ल और क्षार के बारे में बता चुका हूँ, जो हमारे पहले वीडियो में था। तो क्या देते हैं अम्ल? जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। तो हम इसके उदाहरण लेते हैं कुछ। जैसा कि मैं लेता हूँ सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड का, जिसे हम अम्लराज भी कहते हैं। जैसे ही मैं इसको जलीय विलयन में मिलाऊंगा यानी जल में डालूंगा तो ये बन जाएगा किसमें? H+ और SO4-2 आयन में। किसमें बन जाएगा? H+ और SO4-2- आयन में। ये अभिक्रिया मैंने संतुलित कर दी है। देखिए यहाँ पे 2 लगा दिया है, हाइड्रोजन भी 2, सल्फर 1, इधर भी 1 और O4 यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे कितने? 4 और इधर भी 4। अब हम एक रिएक्शन और देख लेते हैं, HCl। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? H+ और Cl-। तो देखिए जो HCl को जैसे ही मैंने पानी में डाला तो किस में टूट गया? H+ आयन और Cl- आयन में। तो देखिए ये जितने भी H+ आयन देख रहे हैं तो ये क्या है? सब अम्लीय प्रकृति के। किस प्रकृति के हैं? अम्लीय प्रकृति के। और जो आरेनियस ने क्षार की परिभाषा दी थी वो क्या थी? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्या देते हैं जलीय विलयन में? OH- आयन। तो देखिए मैं इसका उदाहरण लेने जा रहा हूं। यहां मैंने क्षार लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसे ही मैंने इसको जल में घोला तो ये किस में टूटेगा? अपने आयनों में, Na+ और OH-। देखिए ये जो OH- आयन है ये किस प्रकृति का है? क्षारीय प्रकृति का। हमने अम्ल क्षार के भौतिक गुणधर्मों पे पढ़ा था। एक और उदाहरण लेता हूँ मैं इसका, KOH। इसे हम कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। K+ और OH- आयन।
तो आयरनियस के अकॉर्डिंग ये अवधारणा थी, लेकिन इनके कुछ स्टूडेंट ने इनसे कुछ क्वेश्चन पूछा था कि सर क्या सारे क्षार वही होंगे जो H+ आयन और OH- आयन देंगे? कुछ क्षार ऐसे नहीं होंगे क्या जिसके अंदर H+ और OH- आयन नहीं हो? क्या नहीं हो? H+ और OH- आयन नहीं हो तो वो क्या अम्ल और क्षार नहीं होंगे? तो आर्यनियस जी यानी आर्यनियस अंकल इसके बारे में नहीं बता पाए, तो वो क्या हो गए? फेल हो गए। क्या हो गए? फेल हो गए। तो इनकी संकल्पना यहीं तक सीमित रहेगी कि वो अम्ल होते हैं जो H+ आयन देते हैं और क्षार वो होते हैं जो क्या देते हैं? जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। लेकिन वो उन अम्ल और क्षार के बारे में नहीं बता पाए जो H+ आयन और OH- आयन नहीं देते हैं। तो इनकी एक कमी हो गई। क्या कमी हो गई? जब भी आपके क्वेश्चन आ जावे एग्जाम में कि आर्यनियस संकल्पना की कमी लिखिए, तो आप क्या लिखोगे? उन्होंने H+ आयन और OH- आयन नहीं रखने वाले, क्या नहीं रखने वाले? H+ आयन और OH- आयन नहीं रखने वाले अम्ल और क्षारों के बारे में नहीं बताया था। तो इनकी ये कमी हो गई। अब हम पढ़ेंगे हमारे अगले साइंटिस्ट के बारे में, जिसका नाम है ब्रॉन्स्टेड लोरी। ब्रॉन्स्टेड लोरी संकल्पना। ये जो ब्रॉन्स्टेड लोरी संकल्पना है, यहाँ पर दो साइंटिस्ट हैं। पहले हैं ब्रॉन्स्टेड और दूसरे हैं लोरी। ये दो साइंटिस्ट हैं। इन्होंने अम्ल और क्षार की एक अलग परिभाषा दी जो आर्यनियस जी नहीं दे पाए थे हमारे। इन्होंने क्या परिभाषा दी? इन्होंने ये परिभाषा दी कि अम्ल वे होते हैं जो प्रोटॉन दाता होते हैं, यानी जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं, जो प्रोटॉन देते हैं या निकालते हैं। और क्षार वो होते हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो देखिए, अम्ल की परिभाषा क्या दी उन्होंने? वे पदार्थ या यौगिक भी कह सकते हो आप यहाँ पर, वे पदार्थ जो प्रोटॉन दाता होते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो प्रोटॉन का मतलब हो गया हमारे पास H+ आयन। ये H+ आयन एक प्रोटॉन होता है। क्या होता है? एक प्रोटॉन। इसे हम प्रोटॉन भी कहते हैं साइंस की लैंग्वेज में। और इन्होंने क्षार की परिभाषा क्या दी? वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं, यानी प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं क्षार कहलाते हैं। यानी जो पदार्थ H+ आयन को ग्रहण कर लेगा वो क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। यहां पर एक अवधारणा उठकर आई थी, संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार की। संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार वो होते हैं जो प्रोटॉन को ग्रहण और त्याग कर कर फिर लेते हैं। जैसे कि हम एक अभिक्रिया लेते हैं, यहाँ पर मैं अभिक्रिया लेता हूँ जल की अभिक्रिया। जैसे ही मैं NH3 के साथ यानी अमोनिया के साथ कराता हूँ तो क्या होता है? तो देखिए, मुझे यहाँ मिलेगा NH4 पॉजिटिव और क्या मिलेगा यहाँ पर? OH- आयन बच जाएगा। क्या बच जाएगा यहाँ पर? OH- आयन। अब आप सोच रहे होंगे कि एक क्वेश्चन उठ रहा होगा आपके दिमाग में कि इसमें संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार क्या है? संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार इस अभिक्रिया के दौरान हमें बताना होगा। किस अभिक्रिया के दौरान? इस अभिक्रिया के दौरान। कि आपके पास सीधा सीधा एक क्वेश्चन आ जाएगा, आपके पास पेपर में एक क्वेश्चन ऐसे लिख कर आ जाएगी और वो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि इस अभिक्रिया में जो उत्पाद है उसमें संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार कौन है? तो अभी मैंने बोला था
कि अम्ल कौन है, जो प्रोटॉन दाता होते हैं, और क्षार कौन है, जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं। अब इसमें आपको अम्ल और क्षार निकालना होगा। कौन? इन दोनों में से आपको अम्ल और क्षार निकालना होगा। इसे हम क्रियाकारक बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो H2O है वो है हमारा अम्ल, और ये जो NH3 अमोनिया है वो है क्षार। इसे हम अमोनिया कहते हैं। और आप सभी को पता है ये जल है। अब आप सोच रहे होंगे जल कब से अम्ल हो गया है? तो एक बात बता दूं मैं कि जो जल है वो आपका अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है। कैसे? तो वो देखिए, H2O को जब मैं टुकड़े करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? H+ और OH- आयन। तो देखिए इसमें एक H+ आयन भी है और OH- आयन भी है। तो ये जो है अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करेगा। तो इस अभिक्रिया में किस किस तरह व्यवहार कर रहा है? अम्ल की तरह। क्यों? क्योंकि अमोनिया जो है एक क्षार है। तो अब देखिए इसको मैं टुकड़ों में तोड़ता हूँ, H+ और OH-। ये जो H+ है, अब इसने क्या करा? H+ आयन का त्याग कर दिया। किसका त्याग करा? प्रोटॉन का। प्रोटॉन के हमारे पास H+ आयन। तो ये जैसे ही H+ आयन यहाँ से निकला तो वो किसके पास गया? अमोनिया के पास। और अमोनिया ने क्या बनाया? NH4 पॉजिटिव। और ये जो OH- आयन है ये ऐसा ही रह गया। क्या रह गया? ऐसा ही रह गया। अब ये आप सोच रहे होंगे कि NH4 पॉजिटिव इसका क्या नाम है? तो इसका नाम होता है अमोनियम आयन। और ये क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन। ये क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन। अब आपको इसमें संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार बताना है, किसने प्रोटॉन दिया है और किसने प्रोटॉन ग्रहण किया है। तो इस अभिक्रिया में अब हम देखते हैं कि किसने प्रोटॉन ग्रहण किया है, किसने प्रोटॉन दिया है। तो वो इसमें देखिए आप कि आपको यहाँ पर कहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा दिख रहा है। किसमें दिख रहा है ज़्यादा हाइड्रोजन? अमोनियम आयन में। तो ये क्या हो गया? प्रोटॉन ग्राही। क्या हो गया? प्रोटॉन ग्राही। तो हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ये तो क्या हो गया? प्रोटॉन ग्राही, यानी इसने प्रोटॉन ग्रहण किया। और ये जो जल है हमारा, तो थोड़ा देखिए मैं इस अमोनिया को मिटा रहा हूँ यहाँ से, और इस जल को भी। ये क्या हो गया हमारा? प्रोटॉन दाता। क्या हो गया हमारा? प्रोटॉन दाता। अब इसमें आपको संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार बताना है। तो मैं बता दूं आपको सबसे पहले कि इसमें अम्ल के लिए हमेशा संयुग्मी क्षार होगा। क्या होगा? संयुग्मी क्षार होगा। अब इसमें आपको संयुग्मी क्षार और संयुग्मी अम्ल ढूंढना पड़ेगा। तो इसमें आप देखिए कि संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार क्या होगा। तो इसमें जो संयुग्मी अम्ल है हमारे पास, वो क्या है हमारे पास? सोचिए क्या होगा हमारे पास? संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार। संयुग्मी अम्ल होगा ये और संयुग्मी क्षार होगा ये। अब देखिए मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। तो ये हो गया संयुग्मी अम्ल और ये संयुग्मी क्षार। एक बात ध्यान रखिए, अम्ल के लिए हमेशा संयुग्मी क्षार होगा और क्षार के लिए हमेशा संयुग्मी अम्ल होगा। अब आपको ये रिएक्शन देखकर पहचानना होगा कि जिस रिएक्शन में यहाँ पर एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है वो तो हो गया संयुग्मी अम्ल, और जहाँ हाइड्रोजन कम हो रहा है वो क्या हो गया? संयुग्मी क्षार। ये रिएक्शन थोड़ी डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आई हैं आपके सामने, क्योंकि यहाँ जल भी अम्ल का कार्य कर रहा है। तो आप इस रिएक्शन को 2-3 बार लिखकर याद करें, और इसकी जो थ्योरी है उसको आपको 2-3 बार पढ़नी पड़ेगी, तभी ये समझ में आएगी। आप इसके चैप्टर के नोट्स की चिंता ना करें। मैंने इस चैप्टर के नोट्स को हमारे
टाइटल यानी कि जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर इसका लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इस चैप्टर के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी अगली थ्योरी की तरफ। हमारी जो अगली थ्योरी है वो है हमारे लुईस साइंटिस्ट के ऊपर, लेकिन उससे पहले मैं एक ब्रोंस्टेड-लोरी की कमी के बारे में बता देता हूँ कि ब्रोंस्टेड-लोरी अंकल की कमी क्या थी। वो कमी ये थी कि उन्होंने एक क्वेश्चन आया था उनके पास कि क्या उनके स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछ लिया था उनसे कि सर ऐसे ही हमेशा होंगे क्या, जो प्रोटॉन देंगे या प्रोटॉन ग्रहण करेंगे वही अम्ल क्षार होंगे क्या? लेकिन इन्होंने फिर ये कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि सभी अम्ल और सभी क्षार प्रोटॉन दाता और प्रोटॉन ग्राही नहीं हो पाते। तो उनके स्टूडेंट ने पूछा कि क्या सर कभी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले, इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग करने वाले अम्ल क्षार हो सकते हैं क्या? तो उनके पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं था, तो ये क्या हो गए, फेल हो गए। तो उनकी कमी क्या हो गई, ब्रोंस्टेड-लोरी ने इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले या इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग करने वाले अम्ल और क्षार के बारे में नहीं बताया। अब हम बढ़ेंगे हमारी अगली थ्योरी की तरफ, जिसे हम कहते हैं लुईस अंकल। जो लुईस अंकल थे वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने क्लासें बहुत ज़्यादा अटेंड करी थी। तो अब देखिए कि उनकी थ्योरी किस तरीके से हमारे सामने आती है। लुईस संकल्पना। इनके अकॉर्डिंग अम्ल और क्षार वो हैं, सबसे पहले अम्ल के बारे में बात करते हैं कि लुईस ने अम्ल की परिभाषा क्या दी थी कि अम्ल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं, तो अम्ल वो कहलाते हैं। तो क्षार क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करेंगे। तो अम्ल वे जो इलेक्ट्रॉन युग्म का ग्रहण या इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो क्षार क्या हो जाएंगे यहां पर, वे जो इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागते हैं। क्या करते हैं, त्यागते हैं या दान करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि यार ये अब इलेक्ट्रॉन युग्म क्या है। इलेक्ट्रॉन युग्म वो होता है कि किसी परमाणु के या किसी यौगिक के बाह्यतम कोश में उपस्थित बचे हुए जो साझा करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म। ये आपके बड़ी क्लासों में आता है। इस चैप्टर के बारे में हम आगे 7 चैप्टर जो हमारा है उसके अंदर भी डिस्कस कर सकते हैं, जिसके बारे में लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं हमारी इस थ्योरी के बारे में कि उन्होंने किस रिएक्शन के द्वारा इस चीज़ को समझाया था। तो उन्होंने बताया था एक BF3, ये BF नहीं है, ध्यान रहे BF3 है। तो अब जाके इन्होंने अभिक्रिया कराई किसके साथ, अमोनिया के साथ। अमोनिया क्यों लिया, क्योंकि अमोनिया के पास क्या होते हैं, बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन युग्म कुछ इस तरीके से होते हैं। ये जो डॉट बनाए हैं मैंने, इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म, क्योंकि साझा करने के पश्चात इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। क्लियर। अब ये जो आप देख रहे हैं F3 फ्लोरीन, ये एक प्रबल विद्युत ऋणी तत्व है। क्या है, प्रबल विद्युत ऋणी तत्व। इस विद्युत ऋणी के बारे में हम हमारे 7 चैप्टर के बारे में जब आएगा तब देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं कि विद्युत ऋणी होता है क्या। विद्युत ऋणी तत्व वो होते हैं जो किसी अन्य परमाणु से
जो उनके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपनी तरफ खींचने की प्रकृति रखते हैं। क्या रखते हैं? अपनी तरफ खींचने की प्रकृति रखते हैं, वो विद्युत ऋणी तत्व कहलाते हैं। जो फ्लोरीन है वो एक बहुत ज़्यादा ताकतवर प्रबल विद्युत ऋणी तत्व है, इसलिए ये क्या करता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है उनको अपनी तरफ आकर्षित करता है। क्या करता है? अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो अब आप सोच रहे हैं कि इसमें अम्ल और क्षार कौन कौन से हैं, तो मैं बता देता हूँ आपको कि जो ये BF3 है ये हमारा अम्ल है और ये जो अमोनिया है ये हमारा क्षार है। अब देखिए कि इनका जो बंध बनेगा वो किस तरीके से बनेगा या किस तरीके से ये अभिक्रिया पूर्ण होती है। जो BF3 है वो कुछ इस तरीके से सेट हो जाएगा हमारे पास, ये कुछ इस तरीके से है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये जो एरो है ये तो समझ में आता है कि अभिक्रिया इस तरफ बढ़ रही है, पूर्ण हो रही है, लेकिन ये जो एरो है ये क्या है? इस एरो को हम कहते हैं उप सहसंयोजक बंध। क्या कहते हैं? उप सहसंयोजक बंध। ये बंध तभी बनता है जब किसी एक यौगिक से इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण किसी दूसरे यौगिक में होता है, जब ही यह बंध बनता है। इस बंध के बारे में आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि यह बंध क्या होता है। तो ध्यान से देखिए इस अभिक्रिया को। अमोनिया के पास 2 इलेक्ट्रॉन युग्म थे, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है इनका स्थानांतरण जब BF3 में हुआ, हमारे अम्ल में हुआ क्षार से, तो देखिए हमें क्या मिला? BF3 उप सहसंयोजक बंध के साथ अमोनिया जो है वो भी इसमें जुड़ गया। क्या हो गया? जुड़ गया। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, जब भी इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण किसी दूसरे यौगिक में होता है तो वहाँ पर एक बंध बनता है जिसे हम कहते हैं उप सहसंयोजक बंध। तो जो हमारे लुईस थे उन्होंने हर तरह के अम्ल और क्षार के बारे में बताया, जिसमें H+ आयन, OH- आयन भी होते हैं, या उनमें प्रोटॉन होते हैं या प्रोटॉन नहीं होते, उनके बारे में भी बताया था। जो हमारे लुईस अंकल थे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए फिर इसके द्वारा। तो जो हमारे लुईस अंकल थे उनको फिर पास कर दिया गया, बाकी जो साइंटिस्ट थे उन्हें 50 या 40% देकर पास किया गया। लेकिन जो हमारे लुईस अंकल है वो हमेशा की तरह पॉपुलर हो गए और उन्होंने अम्ल और क्षार के बारे में बताया कि केवल अम्ल और क्षार वही नहीं होते जिसके अंदर H+ आयन हो या OH- आयन हो या प्रोटॉन दाता हो या प्रोटॉन ग्राही हो। अम्ल और क्षार वो भी होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं या इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग करते हैं। तो इनकी कोई कमी अभी तक सामने नहीं आई है। तो आई होप कि आपको ये तीनों थ्योरी समझ में आ गई होगी। अब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारी pH स्केल और कुछ यौगिकों के बारे में। थैंक यू।